नमस्कार दोस्तों, पुस्तक चर्चा में आज इस किताब की चर्चा करेंगे। संदीनों की बेटियां, संघर्ष में निकारगुआ की औरतों की गवाही। ये वहाँ आंदोलन में सक्रिय जो है 3 महिलाओं के उस पर उनके साक्षात्कार पर आधारित किताब है। मार्गरेट रेंडल ने इसका संपादक रही हैं और लिंडा याज, और अनुवाद किया है इनका अमिता सीरी जी ने इनका अनुवाद किया है। अमिता सीरी जी जो है किताबों का अनुवाद करती रहती हैं और आप राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आंदोलनों में सक्रिय रहती है। तो इस किताब के बारे में इन्होंने, जो इसकी अनुवादक हैं अमिता सीरी जी ने क्या लिखा है इसकी अपनी जो है भूमिका में, काफ़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने लिखी है इस किताब के बारे में जो है, और वो काफ़ी अहमियत रखता है। और उसका किताब पढ़ने से पहले उसका जिक्र करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इन्होंने लिखा है कि इस औरतों का संघर्षों से बहुत पुराना नाता रहा है। उनका यह संघर्ष घर की चारदीवारी से शुरू होकर राज्य के खिलाफ संघर्ष तक व्याप्त हो जाता है। हर युग में इस संघर्ष में औरतों की व्यापक हिस्सेदारी रही है। इतिहास हमें यह बताता है कि परिवर्तन के पक्ष में औरतें हमेशा अग्रिम पंक्ति में रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि औरतों की भागीदारी हर कार्य में रही है, लेकिन दुखद यह भी है कि उसका वैसा जिक्र मिलता नहीं है। जैसा कि इन्होंने भी लिखा है कि परिवर्तन की यह अदम्य चाहत सबसे ज़्यादा औरतों में इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हर वक्त उनका अस्तित्व तमाम तरह के आधिपत्य के खिलाफ मुक्ति के लिए छटपटाता रहता है। प्रतिसत्ता के आधिपत्य से होकर सामंतवादी, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी आधिपत्य ने उनकी जिंदगी को बुरी तरह जकड़ रखा है। जाहिर है कि जकड़न कितनी मजबूत होगी, मुक्ति की आकांक्षा भी उतनी ही तीव्र होगी। फलता या आकांक्षा व्यक्तिगत मुक्ति से लेकर समाज की मुक्ति तक व्याप्त हो जाती है। औरतों की मुक्ति की आकांक्षा समय दर समय प्रकट होती रहती है। यह अलग बात है कि उनके इस संघर्ष को इतिहास में पर्याप्त जगह नहीं मिलती है या नहीं दी गई है। औरतों की गुलामी के इतिहास को तो बहुत प्रामाणिक तरीके से एंगल्स ने परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति में लिख दिया है। और हजारों सालों से औरतें हर युग में, हर देश में अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ रही हैं, परंतु मुक्ति के लिए उनके इस संघर्ष को बहुत कम कलमबद्ध किया गया है। संदीनों की बेटियां औरतों के उसी इतिहास की कहानी उन्हीं की जुबानी बयान करती है। तो जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा। इस किताब में निकारागुआ में अमेरिका की छत्र छाया में पल रहे तानाशाह सोमेजा के भीषण दमन के खिलाफ जनता की बगावत में औरतों की हिस्सेदारी उन्हीं के शब्दों में बयान की गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है और इसका प्रकाशन किया है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली ने। काफ़ी अच्छी किताब है। 2022 में इसका पहला संस्करण आया और 275 रुपये इसकी कीमत है। तो इसको क्यों पढ़ना चाहिए किसी को भी? निकारागुआ को कितने लोग जानते हैं? और अगर आपको निकारागुआ को जानना है तो इस किताब को पढ़ना चाहिए। या इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि जब किसी देश में दूसरे देश का हस्तक्षेप हो जाता है और वह देश अपने देश की कंपनियों के लिए काम करता है तो वहाँ के लोगों की क्या दशा हो जाती है, क्या हालत हो जाती है, इसको समझने के लिए आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत कुछ जानकारी
ऐसे दी गई है। जैसे कि हम थोड़ा सा परिचय दे देते हैं कि निकारागुआ है क्या। निकारागुआ एक लैटिन अमेरिकी देश है। यह मैक्सिको एवं कोलंबिया के बीच में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा पर होंडुरास और दक्षिणी सीमा पर कोस्टारिका स्थित है। पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर एवं पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर है। 16वीं शताब्दी में स्पेनी कब्जे से पहले हजारों सालों से यहाँ विभिन्न जनजातियां निवास करती थी। कालांतर में निकारागुआ मैक्सिको साम्राज्य का हिस्सा हो गया। 1821 में यह यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ सेंट्रल अमेरिका के एक हिस्से के रूप में एक स्वतंत्र देश हो गया। फिर सन 1838 में यह एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक यह क्षेत्र ब्रिटिश प्रभाव में रहा। 20वीं शताब्दी में यहाँ पर अमेरिकी हस्तक्षेप बढ़ने लगा। 1909 में अमेरिकी सहयोग से कंजर्वेटिव ताकतों ने लिबरल राष्ट्रपति जेलाया के खिलाफ विद्रोह किया। यहाँ अमेरिका का उद्देश्य निकारागुआ नहर पर आधिपत्य एवं अपने आर्थिक हितों को सुनिश्चित करना था। 1927 से 1933 तक निकारागुआ में अमेरिकी सैनिकों का आधिपत्य रहा। 1927 में जनरल अगास्टो सेसार सांदिनो ने अमेरिकी सेना और निकारागुआ की कंजर्वेटिव सरकार के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। अंततः 1933 में अमेरिकी सैनिकों को पीछे हटने के लिए बाध्य होना पड़ा। निकारागुआ में अमेरिका समर्थित सोमेजा वंशज की शासन व्यवस्था जारी रही। अमेरिका के सहयोग से ही इसने दमनकारी फौज नेशनल गार्ड का गठन किया। आगे चलकर 1934 में नेशनल गार्ड ने निकारागुआ के वीर नायक सांदिनो की हत्या कर दी। सांदिनो निकारागुआ की जनता के लिए क्रांति के प्रतीक बन गए। फिर 1979 तक सोमेजा एवं उनके दो पुत्रों ने शासन किया। सोमेजा परिवार की तानाशाही के खिलाफ निकारागुआ की जनता एक बार फिर उठ खड़ी हुई। सांदिनो की विरासत को आगे बढ़ाते हुए वहां के क्रांतिकारियों ने सांदिनो नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन किया। इसके नेतृत्व में अंततः 19 जुलाई 1979 को निकारागुआ की जनता ने सोमेजा के दमनकारी तानाशाही को उखाड़ फेंका। दिसंबर 1972 में मानागुआ में भयंकर भूकंप आया। इसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए और लगभग 5 लाख लोग बेघर हो गए। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई लाखों डॉलर की मदद सोमेजा वो सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसी दौरान जनता के बीच काम करके सैंडिनिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली। 1974 में फ्रंट गुरिल्लाओं ने कृषि मंत्री के घर चल रही एक पार्टी पर हमला किया और तकरीबन 1,000 लोगों को बंधक बना लिया। इसके एवज में उन्होंने $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि अपने लिए प्रकाशन की छूट और अपने 14 साथियों के जेल से छोड़ने का सौदा किया। इस घटना से सोमेजा सरकार की बहुत बदनामी हुई और फ्रंट का कद बहुत बढ़ गया। बौखलाकर सोमेजा सरकार ने 1975 में मार्शल लॉ लगा दिया। जनता पर बेइंतहा जुल्म ढाए जाने लगे। यही वह वक्त था जब निकारागुआ की जनता बड़े पैमाने पर तानाशाही के खिलाफ एकजुट होने लगी और इसी समय औरतें भी दमन के खिलाफ संघर्ष में हिस्सेदारी करने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकलने लगी। 1978 में संघर्ष के एक मजबूत समर्थक और विख्यात अखबार ला प्रेंसा के संपादक चमारो की हत्या कर दी गई। इसके बाद बगावत भड़क उठी। एक के बाद एक शहर पर कब्जा करते हुए गुरिल्लाओं ने 19 जुलाई 1979 को यानी 1979 को मानागुआ पर कब्जा कर लिया। किंतु लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों की तरह अमेरिका ने निकारागुआ को भी अपनी साम्राज्यवादी साजिशों का शिकार बनाया। अमेरिकी शासन किसी भी हालत में निकारागुआ के रूप में लैटिन अमेरिका में एक और क्यूबा को विकसित नहीं होने देना चाहता था। फलतः अमेरिका ने उसके खिलाफ निकारागुआ की सीमा से लगे होंडुरास में सोमेजा के समर्थकों एवं नेशनल गार्ड को मिलाकर एक प्रतिक्रांतिकारी गुट कॉन्ट्रा को खड़ा किया। जिस वक्त इस किताब के लिए ये सब औरतों का साक्षात्कार किया जा रहा था, लिखा जा रहा था, उस समय अमेरिका कॉन्ट्रा विद्रोहियों के ऊपर लाखों डॉलर खर्च कर रहा था और उसे हथियार की सप्लाई कर रहा था। इन सब के बावजूद तमाम उथल पुथल के बाद 1984 में ये चुनाव में 67% वोट के साथ सैंडिनिस्टा विजयी हुए और डैनियल आर्टेगा ने देश की कमान संभाली। 1985 में अमेरिका ने निकारागुआ को शीत युद्ध का हिस्सा मानते हुए उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध 1990 तक चला। 1990 में ही अमेरिकी हस्तक्षेप में हुए चुनाव में सैंडिनिस्टा पराजित हो गए।
अमेरिका के निर्देशन में वहाँ की पिट्ठू सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार के सारे प्रगतिशील सुधारों पर विराम लगा दिया। देश की अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को उलटकर निजीकरण और अमेरिकी स्वार्थों की व्यवस्था को सुनिश्चित कर दिया। इस तरह निकारागुआ की 1989 यानी 1979 की सफल बगावत अंततः अमेरिकी साजिशों का शिकार हो गई, लेकिन सोमोजा के खिलाफ हुई उस बगावत ने इतिहास में अपनी वीरता के पन्ने अंकित कर दिए और उस बगावत में औरतों की भूमिका की कहानी अप्रतिम रही है। तो ये इस किताब में इन्हीं 3 औरतों की ये जो है कहानी बताई गई है। तो किस तरह से जो है शोषण होता है जब अमेरिका कहीं किसी देश पर हस्तक्षेप करता है, तो वहाँ उस देश की क्या हालत हो जाती है, उसका एक उदाहरण इस किताब में मिल जाता है और उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो इसलिए कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो निजीकरण है, निजी को बढ़ावा देना है, या वैश्वीकरण है, या अमेरिका का जो विभिन्न देशों पे हस्तक्षेप होता है, अपनी नीतियां थोपता है और सारी चीज़ें बनवाता है, उसमें वो किस तरह से उसका स्वार्थ तो सध जाता है, उसकी कंपनियां, उसके लोगों का भला हो जाता है, लेकिन जिस देश पर वो अपनी नीतियों को थोपता है उस देश की अधिकतर आबादी का जीवन नरक में तब्दील हो जाता है। ऐसा ही निकारागुआ में भी हुआ, जिस पर हमेशा अमेरिकी हस्तक्षेप बना रहा। वहाँ जो भी सत्ता रही है उस पर अमेरिका का दबाव, या कहिए कि उसी के हिसाब से चलती रही है। तो निकारागुआ में हालत ये थी कि निकारागुआ में जिंदगी के सबसे क्रूर एवं दृश्य विशेषता थी बहुसंख्यक जनता की भयानक गरीबी, चंद हाथों में सिमटी अकूत दौलत के बीच का विरोधाभास। सोमोजा परिवार ने न केवल अमीरी का प्रतीक था, वरन वह देश की संपत्ति के अधिकांश हिस्से का स्वामी तथा उस पर नियंत्रण करता था। विजय से पहले के आंकड़े निकारागुआ के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वहाँ पे बेरोजगारी की दर 22% थी, 35% अल्प बेरोजगार के साथ वर्तमान साक्षरता अभियान से पूर्व 60% वयस्क निरक्षर थे। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 93% तक पहुंच गया था। जनसंख्या का केवल 0.3% विश्वविद्यालय तक पहुंच पाता था। विश्वविद्यालय तक यानी उच्च शिक्षा, केवल 5% लोग ही 5वीं कक्षा से आगे पहुंच पाते थे। 5%। इलाज योग्य बीमारियां भी महामारी के स्तर पर पहुंच गई थी, क्योंकि देश में कोई चिकित्सा व्यवस्था ही नहीं थी, जनता के लिए कोई स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं थी, और इसीलिए छोटी मोटी बीमारियां भी महामारी में बदल जाती थी। फलतः समूचे महाद्वीप में निकारागुआ में मृत्यु दर सर्वाधिक थी, बहुत सारे लोग मर जाते थे। यह गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ापन पिछले 100 साल की निर्भर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित विकास का परिणाम था। इस व्यवस्था में जहां केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति को जो है एकत्रित किया जाता है और अधिकतर लोग खाली हाथ रह जाते हैं, ताली और थाली बजाते हैं। निकारागुआ कच्चे माल, विशेष तौर पर कपास एवं कॉफी का प्राथमिक निर्यातक बन गया था। अनेक अल्प विकसित देशों की तरह यह निकारागुआ की बहुसंख्यक आबादी की कीमत पर बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन के लिए फायदेमंद हो गया। तमाम मौजूदा देसी उद्योगों पर सोमेजा परिवार का नियंत्रण था। वह पूरी अर्थव्यवस्था के 60% पर समूची खेती योग्य भूमि पर मछली उद्योग, दुग्ध उत्पादन एवं निर्माण उद्योग का 30% तथा राष्ट्रीय एयरलाइंस एवं शिप लाइन पर अपना नियंत्रण रखते थे। इस भयानक आर्थिक स्थिति का निकारागुआ की औरतों पर विशिष्ट प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए बड़ी संख्या में निकारागुआ की अकेली माएँ इस आम अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थीं। बेरोजगारी, गरीबी एवं असुरक्षा के यथार्थ को न झेल पाने के कारण बहुत से पतियों और पिताओं ने परिवार को माँओं के भरोसे जीवित रहने को छोड़ दिया था। रोजमर्रा के जीवन संघर्ष के लिए वह कोई भी नौकरी कर लेती। उनके पास घरेलू काम करने के अलावा बाजार
अथवा हाईवे पर खाद्य सामग्री तथा छोटे मोटे सामान बेचने का विकल्प ही रहता। कई औरतें वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य हो जाती हैं। औरतों को मजदूरी करनी पड़ती। आंकड़े के अनुसार वेतनभोगी श्रम शक्ति में उनकी हिस्सेदारी बहुत ही अधिक है। 1950 में वेतनभोगी महिलाओं का अनुपात 14% था, 70 में 21.9% तक बढ़ गया तथा 77 में 28.7% हो गया। लैटिन अमेरिका में यह असाधारण रूप से अधिक आंकड़ा है तथा यह तस्वीर का एक अंश भी दिखाता है। दूसरे अन्य देशों की तरह यहाँ के सांख्यिकी सर्वेक्षणों में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक रूप से सक्रिय औरतों को नहीं दर्शाया जाता। ये आंकड़े और भी अधिक खराब स्थिति की ओर इशारा करते हैं। अर्थव्यवस्था में निकारागुआ की औरतों की हिस्सेदारी का अन्य सूचक उनके आर्थिक रूप से सक्रिय सालों की औसत संख्या है। 1960 में निकारागुआ में 11.4 सक्रिय साल की सूची थी। लैटिन अमेरिका में केवल उरुग्वे और पनामा इससे आगे हैं, जिनकी औद्योगिकरण की दर अपेक्षाकृत ऊंची है। निकारागुआ में आर्थिक दशा बिगड़ने के साथ पिछले दशक में 11.4 का यह आंकड़ा बढ़ता रहा। आमतौर पर लैटिन अमेरिका के आंकड़े पूंजीवादी एवं साम्राज्यवादी औद्योगिक देशों से कम ही रहते हैं, परंतु तुलनात्मक रूप से निकारागुआ के आंकड़े कुछ आर्थिक देशों में बराबर हैं। यह तुलना और भी नाटकीय लगती है जब हम ध्यान दें कि यहाँ औसत आयु 53 वर्ष है, जो कनाडा और अमेरिका से 20 वर्ष कम है। तो ऐसे हालात में संदिनों की बेटियां सोमोजा के खिलाफ संघर्ष में हिस्सा लेने का निर्णय करती हैं। निकारागुआ की औरतों द्वारा महसूस किए गए अंतर्विरोधों एवं संकल्पों के विषय में ये किताब है और 3 औरतों के संघर्ष की कहानी को ये किताब बताती है। तो ये किताब को पढ़ना चाहिए। किसी भी आंदोलन में औरतों का क्या संघर्ष होता है, किसी भी देश के आंदोलन में, उसके समाज में औरतों की क्या भूमिका होती है और वो कैसी भूमिका निभाती हैं और क्या क्या सहती हैं और किस तरह से नहीं झुकती हैं और आगे बढ़ती हैं और सफलता हासिल करती हैं, यह सब इस किताब में दर्ज है। तो एक बहुत ही अच्छी किताब है, उपयोगी किताब है, पढ़ना चाहिए। एक देश के बारे में, उसके बारे में वहाँ किस तरह से कोई दूसरा देश हस्तक्षेप करके वहाँ की जनता को बदहाल कर देता है और इस स्तर पर ला देता है कि उन्हें संघर्ष करना पड़ जाता है। तो किसी भी तीसरे देश, दूसरे देश जब किसी देश में हस्तक्षेप करते हैं तो उनका अपना स्वार्थ होता है। वो अपने स्वार्थ के लिए ही किसी और देश में हस्तक्षेप करते हैं। मदद में भी उनका अपना स्वार्थ होता है और वो स्वार्थ यही होता है कि उस देश की जनता का शोषण करके अधिक से अधिक धन अपने देश ले जाना। यह सदियों से चला आ रहा है और अब भी चल रहा है और इसे रोकने के लिए जनता को ही संघर्ष करना पड़ता है और उसमें औरतों की एक प्रमुख भूमिका होती है, होती रही है, पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। तो धन्यवाद। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और किताब के साथ। नमस्कार।